हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों अभी तक जो है हम लोग एग्रीकल्चर के बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके थे। इसी क्रम में आज हम लोग जो है अपना एक फिर से नया टॉपिक देखने वाले हैं, जो है आपका छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें में हम लोग जो है कल की क्लास में जो है धान के बारे में देख लेते। तो दोस्तों आज के क्लास में अब हम लोग देखने वाले हैं ज्वार और गेहूं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका आज का टॉपिक है वह जो है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को जो है हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जो है हमारा आज का टॉपिक है ज्वार, उसको हम लोग जो है शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ज्वार को जो है क्या बोला जाता है? ज्वार को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है महान बाजरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ज्वार को जो है महान बाजरा के नाम से जाना जाता है, ग्रेट मिलेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर इससे जो है आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो है इसका जो वानस्पतिक नाम क्या होता है, ज्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है सोरगम बाइकलर। वानस्पतिक नाम सोरगम बाइकलर। ठीक है दोस्तों, अब हो सकता है इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पूछा जा सकता है इसके कुल के बारे में, इसके स्पेसिस के बारे में। तो यह कौन से कुल से है? यह आपका ग्रेमिनी कुल से है। कौन से कुल से है? ग्रेमिनी कुल से है। अब इसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से इसके बारे में कि इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थल कहां पे है? अफ्रीका। अफ्रीका, क्योंकि यहाँ यह जो है आपका कैसे फसल है? यह जो है मुख्यतः कम पानी चाहने वाली फसल है। ठीक है, यह जो मुख्यतः कम पानी चाहने वाली फसल है। साथ ही साथ यह जो इसमें और क्या होता है, इसमें जो है पानी को भी सहन करने की क्षमता होती है। यह दोस्तों एक ऐसा फसल है जिसमें दोनों प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, दोनों प्रकार से खेती कर सकते हैं। जैसे कम पानी में भी यह फसल अच्छे से होता है, साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है यदि थोड़ा बहुत पानी एक्स्ट्रा भी है तो इसको भी वह जो है क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। और जो है ज्वार जो है ज्यादा लगाने का कारण क्या है कि ज्वार जो है आपका जो है दो टाइप का काम आता है। साथ ही साथ मनुष्यों के खाने के साथ साथ यह जो है पशुओं के चारा का भी काम आता है, इसीलिए यह जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है ज्यादा क्वांटिटी में लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि यह जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे लगाया जाता है। तो यह जो फसल है आपका, यह जो है सबसे ज्यादा लगाया जाता है चीन में। चीन के बाद फिर उसका जो दूसरा उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा है? भारत है। भारत के लगभग जो है सवा चार करोड़ एकड़ में जो है इसकी खेती की जाती है। कितने एकड़ में? भारत की जो है लगभग 4.25 एकड़ में जो है इसकी खेती की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके राज्यों के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में कि कौन कौन से राज्यों में जो है इसका उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। तो इसका जो उत्पादन होता है सर्वाधिक वहां होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद फिर होता है यह जो है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में। यह जो है सर्वाधिक चारों राज्यों में जो है बोया जाता है। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं इसके गुणसूत्र की, तो इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसमें जो गुणसूत्र होता है वह होता है आपका 2n डबल बॉन्ड 20, 2n डबल बॉन्ड 20, ये जो है इसके गुणसूत्र होता है। अब इसके पुष्प क्रम की बात करते हैं तो इसमें भी इसका जो पुष्प क्रम होगा वो क्या होगा? इसका जो पुष्प क्रम होगा वह जो है पेनिकल होता है, पेनिकल। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं इसके फल प्रकार की। तो इसका जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है? कैरियोप्सिस। फल प्रकार कैरियोप्सिस। फल प्रकार कैरियोप्सिस। अब हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से जो है आपको कौन से और प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। यहाँ से अब आपको और पूछा जा सकता है इसके जो है यह जो किस्म है यह जो है और क्या क्या सह सकता है। तो यहाँ पे जो है यह जो मैं बताया था यह जो है ज्यादा पानी में भी हो सकता है, साथ ही साथ यह जो है कम पानी में भी हो सकता है। और क्या होता है यार, यह जो है इसका पौधा जो है कौन से टाइप का होता है? यह कौन से टाइप का होता है? तो यह होता है आपका C4 पौधा पर परिगित।
ठीक है, पर परागित। यह जो इसका पौधा कौन से टाइप का होता है, C4 पौधा पर परागित टाइप का होता है। ठीक है, अब इसमें जो है, अब इसका जो है सर्वाधिक उपयोग किस लिए होता है, ज्वार का जो है, ज्वार के दाने का सर्वाधिक उपयोग किस लिए होता है, ज्वार का सर्वाधिक उपयोग यहाँ पे होता है अल्कोहल बेस। ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए जो है सर्वाधिक यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके जलवायु के बारे में, जलवायु के बारे में और तापमान के बारे में। तो यह जो है क्या है, यह जो है आपका एक जो है खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, यह जो है आपका ज्वार जो है एक खरीफ फसल है। और इसके लिए जो जलवायु, क्योंकि इसको जो है कम पानी में होना है, तो इसके लिए जलवायु कौन सा उपयुक्त होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, इसकी जलवायु की बात करें तो कौन सा जलवायु उपयुक्त होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब बात करते हैं इसके लिए मिट्टी की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये कौन कौन से मिट्टी में होता है, यह जो है सर्वाधिक होता है आपका जलोढ़ या चिकनी मिट्टी में। ठीक है, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा किसमें होता है, जलोढ़ या चिकनी मिट्टी में। साथ ही साथ यहाँ जो है जैसे मटियार है, दोमट है, या फिर जो है मध्यम गहरी मिट्टी है। और कैसी मिट्टी होना चाहिए, जहाँ पे लेकिन पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म जो है वहां पे होना चाहिए, वहां पे जो है इसका प्रोडक्शन जो है, इसका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए उपयुक्त तापमान की। तो इसके लिए उपयुक्त तापमान होता है वह जो है 30 डिग्री से कम होना चाहिए। इसके लिए जो उपयुक्त तापमान है वो क्या होता है, 30 डिग्री से कम होना चाहिए। 30 डिग्री से ज्यादा तापमान इसके लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे अंकुरण के लिए इसका तापमान है वह कम होना चाहिए, लगभग 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तापमान जो है कितना होना चाहिए, अंकुरण के समय में जो है 20 डिग्री से कम होना चाहिए। अंकुरण के समय 20 डिग्री तक होना चाहिए। और वही हम लोग बात करते हैं इसके वृद्धि के लिए। तो वृद्धि के लिए इसका जो तापमान है, वृद्धि के लिए इसका जो तापमान है वो होना चाहिए आपका 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए जो है उपयुक्त मिट्टी के पीएच वैल्यू की। तो इसके लिए जब हम लोग मिट्टी का चुनाव करते हैं तो वहां पे ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है इसके लिए मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वह जो है लगभग 6 से 8 होना चाहिए। ठीक है, पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका पीएच वैल्यू जो है मिट्टी का लगभग जो है 6 से 8 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बीज के दर की, बीज के जो है छिड़काव की दर की, उसके बुआई की दर की। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, बीज का दर जो है इसमें जो है बीज का दर होगा वह जो है सामान्यतः कितना होता है, सामान्यतः बीज का दर जो है वो लगभग जो है 10 से 15 केजी, 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, कितना होता है, लगभग 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर। और वही जब इसको किस लिए बोलते हैं, जब खाने के लिए बोलते हैं, जब इसको जो है चारे के पर्पस के लिए बोया जाता है। जैसे बहुत सारे दोस्तों जैसे कि अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे जो है इसको चारे के पर्पस से भी बोया जाता है, चारे के उद्देश्य से भी बोया जाता है। तो वहां पे जो है इसका जो बीज का छिड़काव होगा वो कितना होगा, चारे के लिए लगभग इसका जो है वो 30 केजी पर हेक्टेयर होता है। चारे के लिए कितना होता है, 30 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसका जो है प्रमुख किस्म के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो प्रमुख किस्म है आजकल वह जो है आपका शंकर है। ठीक है, शंकर किस्म है जिसमें आपका जो है CSH के जो है कुछ जो है इसके सीरीज है, कुछ इसके जो है सीरीज है, जिसमें आपका चलता है CSH से किस्म, इसमें है आपका CSH सीरीज, जिसमें आपका 1 से लेकर 10 तक का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये जो है क्या है, यह जो है इसका उपयुक्त किस्म है। या फिर इसको जो है यह जो है आपका एक क्रॉस सीड्स है, इसको जो है संकर किस्म भी बोला जाता है। उसके बाद फिर और अगला है इसमें आपका SSV का, इसका और उपयुक्त जो किस्म होता है वह होता है SSV का। तो SSV का कौन कौन सा आपका 53, 84 और 96, 53, 84 और 93, यह जो है एक इसका उपयुक्त किस्म है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए जो है इसका जो फसल होता है वह कितने दिन का होता है। इसका जो फसल होता है दोस्तों वह जो है लगभग 55 से 60 दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है, इसका जो फसल होता है वह जो है लगभग 55 से 60 दिन का, मतलब बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, या जो है 2 महीने की फसल होती है। इसमें जो प्रमुख लगने वाली जो कीट है, इसका जो प्रमुख कीट है लगने वाली, इसमें जो प्रमुख कीट है वह कौन सा है,
इसका जो कीट है वह जो है तना मक्खी, तना मक्खी। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड रोगों की, ठीक है, कि मतलब आपके जो है ज्वार में कौन कौन सा रोग जो है सर्वाधिक होता है। तो सबसे पहला रोग होता है दाना कंड रोग, ठीक है। सबसे पहला रोग कौन सा है? दाना कंड रोग, दाना कंड रोग, ठीक है। और क्या होता है यह जो है आपका कवक के वजह से होने वाला रोग है। किसके वजह से होने वाला रोग है? कवक के वजह से होने वाला रोग है। और कौन से कवक से होने वाले? तो यह है आपका स्फेसैथिलिका सोरघाई, ठीक है। कौन सा जो है कवक यहाँ पे होता है सर्वाधिक, इसमें जो है दाना कंड रोग जो है किसके वजह से होता है? स्फेसैथिलिका सोरघाई की वजह से होता है। अब दूसरा इसमें जो रोग होता है वह होता है आपका श्याम वर्ण, ठीक है, श्याम वर्ण, जिसको हम लोग जो है एंथ्रेक्नोज रोगकार के नाम से जानते हैं। कौन सा है? श्याम वर्ण, श्याम वर्ण, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एंथ्रेक्नोज, किस नाम से जानते हैं? एंथ्रेक्नोज। ठीक है दोस्तों, और यह भी क्या है? यह भी आपका जो है कवक से होने वाले रोग है। किसके वजह से? कवक से होने वाला रोग है। और कौन से कवक से? तो इसमें यह भी आपको पूछा जा सकता है। तो यह आपका कोलेट्राइकम ग्रेनिलिकोलम, यह जो है आपका क्या है? यह जो है आपका कवक का नाम है, जिसके वजह से यह जो है होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास इससे होने वाला और रोग है, वह है तना विगलन रोग, तना विगलन रोग, ठीक है। तो यह जो है तना विगलन रोग, यह भी जो है आपके कवक के द्वारा होता है। किसके वजह से? तो कवक के द्वारा ही होता है। और इससे जो है कौन से कवक की वजह से होता है? यह है आपका मैक्रोफेमिना, ठीक है, मैक्रोफेमिना, इसके वजह से यह जो है होता है। अब नेक्स्ट है, इसमें जो है रोग नियंत्रण के लिए कौन सा छिड़काव करते हैं, कौन से कीटनाशक का छिड़काव करते हैं? तो इसके लिए हम लोग करते हैं मैंकोजेब व कार्बेंटाइजियम। कौन सा? मैंकोजेब या कार्बेंटाइजियम, ठीक है। और इसका छिड़काव हम लोग कितना करते हैं? इसका छिड़काव हम लोग करते हैं 2 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। कितना करते हैं? 2 kg पर हेक्टेयर। अब इसके बाद फिर अब यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो है जब हम लोग कटाई करते हैं दाने की कटाई के समय जो है यहाँ पे नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो है नमी की मात्रा होना चाहिए 25% से कम, ठीक है। दाने की जब हम लोग कटाई करते हैं तो फिर नमी की मात्रा कितना होना चाहिए? 25% से कम। तो दोस्तों अब आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपने दूसरे फसल के बारे में, जिसका नाम है गेहूं। तो चलिए दोस्तों गेहूं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फिर गेहूं जो है आपका कैसे फसल है? गेहूं जो है मोस्टली आपका रबी फसल है, जो रबी के समय में बोया जाता है। तो फिर रबी का फसल कब उगाया जाता है? रबी का फसल जो है आपका स्टार्टिंग ऑफ विंटर, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ विंटर में उगाया जाता है। और कहां पे काटा जाता है? स्टार्टिंग ऑफ समर में जो है इसकी कटाई की जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो है गेहूं की फसल जो है क्या है? दुनिया का मुख्य भोजन है, ठीक है। दुनिया का मुख्य भोजन है गेहूं की फसल। गेहूं जो है क्या है? दुनिया का जो है मुख्य फसल है। और क्या बोला जाता है? इसको जो है किंग्स ऑफ क्रिल्स, ठीक है, इसको जो है किंग्स ऑफ क्रिल्स, मतलब जो है फसलों का राजा भी बोला जाता है। किसको? गेहूं को, ठीक है। अब यहां से इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इसका वानस्पतिक नाम, ठीक है। वानस्पतिक नाम जो है आप लोग सबका याद रखेंगे। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टियम, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ट्रिटिकम वानस्पतिक नाम। इसका जो वानस्पतिक नाम है वह क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद फिर पूछ सकता है कि यह जो है कौन से कुल से है? कौन से कुल से? तो यह कौन से कुल से? यह भी आपका ग्रेमिनी या पोएसी कुल से है। कुल ग्रेमिनी या पोएसी स्पेसिस,
ठीक है दोस्तों। अब चलिए ये हो गया आपका इसके कुल के बारे में। अब यहां से आपको पूछा जाता है कि इसका उत्पत्ति स्थल क्या है। इसका उत्पत्ति स्थल है दक्षिण पश्चिम एशिया। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया या टर्की। ठीक है, यह भी आपको पूछा जा सकता है। अब उसके बाद फिर पूछा जा सकता है इसमें जो है आपका इसका जो गुण सूत्र होता है वो कितना होता है। इसका जो गुण सूत्र होता है वह कितना होता है? तो इसमें जो गुण सूत्र होता है वह कितना होता है? 2n डबल बॉन्ड 42। गुण सूत्र 2n डबल बॉन्ड 42। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है अब आपको फिर से पूछा जा सकता है इसके पुष्प क्रम के बारे में। तो इसका जो पुष्प क्रम होता है वो क्या होता है? इसका जो पुष्प क्रम होगा वो जो है स्पाइक या हेड। ठीक है, इसका जो पुष्प क्रम होता है वो क्या होता है? या तो स्पाइक होगा या तो हेड होगा। ठीक है, और इसका जो है फल क्रम क्या होता है? इसका जो है फल प्रकार भी जो है क्या होता है? कोरियोप्सिस, जिसको हम लोग जो है अभी थोड़ी देर पहले और पढ़े, जो आपका धान में भी था, ज्वार में था, लगभग जो है सभी अनाज का जो फल प्रकार क्या होता है? कोरियोप्सिस होता है। अब देखो ये जो है आपका गेहूं का जो है सर्वाधिक योगदान कहां पे रहा था? गेहूं का जो है सर्वाधिक योगदान जो है हरित क्रांति में रहा था। ठीक है, प्रश्न दोस्तों आपको ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे कौन सा फसल है जिसका सर्वाधिक योगदान हरित क्रांति में रहा था? ठीक है दोस्तों, तो वह जो है आपका कौन सा फसल होगा? तो वह है आपका गेहूं। अब गेहूं में जो है प्रोटीन की प्रतिशत कितनी होती है? गेहूं में जो है प्रोटीन की प्रतिशत होती है वह होता है 11 से 12%। गेहूं में जो है क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 11 से 12%। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें आपका जो है ग्लूकोट्रीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यह जो है कब पाया जाता है? या सॉरी क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें आपका ग्लूकोटीन प्रोटीन जो है इसमें पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है बुआई का समय। तो यह जो है आपका रबी फसल है, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया तो रबी फसल है। और इसका जो बुआई है वह जो है कब किया जाता है? लगभग स्टार्टिंग ऑफ विंटर, मतलब 15 नवंबर के आसपास जो है इसका क्या किया जाता है? इसका बुआई किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसके बीज दर की। ठीक है, बीज दर की जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग जो है जब बुआई करते हैं इसका, तो फिर इसमें जो है बीज दर होता है वो कितना होता है? लगभग 100 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, बीज दर कितना होगा इसका? सामान्यतः जो है बीज दर लगभग 100 kg पर हेक्टेयर। वही हम लोग क्या करते हैं इसमें जब पछेती बुआई करते हैं, मतलब जो है फसल थोड़ा हम लोग का पीछे हो जाता है तो उसमें हम लोग को जो है थोड़ा ज्यादा छिड़काव करना पड़ता है, तो वह होता है आपका 120 kg पर हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसके संकर किस्म की। ठीक है, इसके संकर किस्म की यदि जो गेहूं है उसका जो है जब हम लोग बुआई करते हैं तो उसको जो है कितना केजी बोते हैं? इसको हम लोग बोते हैं 65 kg पर हेक्टेयर। संकर किस्म को कितना बोते हैं? 65 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग इसको लगाते हैं तो इसकी जो पौधे की जो औसत दूरी है वो लगभग कितना होना चाहिए? तो इसकी जो औसत दूरी है पौधों की वह होना चाहिए लगभग 22.5 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? लगभग 22.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो प्रमुख खरपतवार की। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख खरपतवार कौन सा है? इसका प्रमुख खरपतवार है फैलेरिस माइनर। ठीक है, इसका जो प्रमुख खरपतवार है वो कौन सा है? फैलेरिस माइनस। फैलेरिस माइनर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका इसके खरपतवार के बारे में। अब पूछा जा सकता है इसका जो है उपयुक्त तापमान, इसके लिए जो है उपयुक्त तापमान वो कितना होगा? इसके लिए जो उपयुक्त तापमान होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 20 से 25 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 20 से 25 डिग्री। अब इसके लिए उपयुक्त मिट्टी, तापमान तो हो गया, उपयुक्त मिट्टी होता है गेहूं के लिए जो है दोमट मिट्टी। ठीक है, कौन सा होता है? दोमट मिट्टी। ठीक है, अब चलिए अब ये हो गया आपका। अब पूछा जा सकता है इसके जो गेहूं के किस्मों के बारे में। ठीक है, गेहूं के किस्मों के बारे में, तो यह जो है अलग अलग किस्म का जो गेहूं है वह जो है अलग अलग एरिया में बोया जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूं यार सिंचित एरिया के लिए। ठीक है, सिंचित क्षेत्र के लिए, सिंचित क्षेत्र के लिए अलग अलग किस्म का बोया जाता है और साथ ही साथ असिंचित क्षेत्र के लिए भी जो है अलग अलग किस्म का जो है गेहूं बोया जा सकता है। ठीक है, सिंचित क्षेत्र के लिए आप लोग 2 कॉलम बना लीजिए। सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त गेहूं का प्रकार,
और असिंचित क्षेत्र के लिए गेहूं का प्रकार। तो फिर दोस्तों सिंचित क्षेत्र के लिए जो है आपका कौन कौन सा गेहूं उपयुक्त है? तो सिंचित क्षेत्र के लिए है आपका कल्याण, सोना, सोनारा, कल्याण, सोना, सोनारा, जिसमें सोनारा में आपका जो है दो वर्जन आता है, एक होता है आपका सोनारा 63 और दूसरा होता है आपका सोनारा 64। ये जो है आपका दो प्रजाति है इसमें सोनारा में। इसके बाद है फिर आपका माया 64, अर्जुन, जनक, सेरा, माया 64, अर्जुन, जनक, शेरा। साथ ही साथ आपके इसमें और कुछ और किस्म है जिसमें आपका और आ जाता है मालवीय 12, मालवीय 37, जयराज, गिरजा, मालवीय 12, मालवीय 37, जयराज, शैला। ठीक है, अब इसके बाद फिर और कौन कौन सा ले सकते हैं? इसमें आपका जो है जैसे कि सोनालिका है। ठीक है, सोनालिका यह जो है आपका एक प्रमुख जो है प्रजाति है, जो आपका क्या है एक बौना किस्म का भी गेहूं है। ठीक है, सोनालिका, इसको भी जो है कौन से क्षेत्र में बोया जा सकता है? इसको भी जो है सिंचित क्षेत्र में बोया जा सकता है। और ये कौन से किस्म का गेहूं है? यह जो है आपका एक बौना किस्म का गेहूं है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं असिंचित क्षेत्र के लिए। तो असिंचित क्षेत्र के लिए आपका है प्रताप और नर्मदा। नर्मदा का इसका जो है दो वर्जन आता है, दो टाइप आता है, जिसमें आपका नर्मदा 4 है, नर्मदा 112 है। प्रताप, नर्मदा में दो है आपका, नर्मदा 4 है और नर्मदा 112 है। ठीक है दोस्तों, अब साथ ही साथ और कौन से प्रजाति हो सकता है? इसमें जो है आपका मेघदूत है, पुष्पा है, पूसा उजाला, मेघदूत, पुष्पा, पूसा उजाला। और कौन सा प्रजाति हो सकता है इसमें आपका पूसा तेजस। और यह जो है पूसा तेजस जो है क्या है, मध्य भारत में जो है सबसे ज्यादा बोए जाने वाली गेहूं की किस्म है, पूसा तेजस, पूसा तेजस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका जो है इसके जो है प्रकार के बारे में। अब हम लोग जो है इसके जो है प्रकार के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यह जो है गेहूं के बोए जाने वाली जो है सबसे ज्यादा बौनी किस्म की प्रकार कौन सा है। ठीक है, तो बौनी किस्म का जो सबसे ज्यादा प्रकार है वह जो है आपका सोनालिका, गिरजा और लरमा राजो। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रकार है कि बौनी किस्म का वो कौन सा है? सोनालिका, गिरजा और लरमा राजो। यह जो है आपका क्या है? यह जो है आपका सबसे ज्यादा बोए जाने वाली बौनी किस्म की गेहूं है। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है बौनी किस्म की संकर गेहूं की। ठीक है, बौने किस्म की संकर गेहूं की, तो वह है आपका 64A HD 2285। कौन सा है? 64A बौनी किस्म में, बौनी संकर किस्म में, बौनी संकर किस्म में। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था? 64A और HD 2285। 64A HD 2285, 2285। यह जो है संकर किस्म का, या फिर मालवी 37 भी क्या है आपका? मालवी 37, मालवी 37 यह भी जो है आपका जो है बौने किस्म का ही गेहूं है, जो आपका एक संकर गेहूं है। अब उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म। तो पछेती बुआई के लिए जो है उपयुक्त किस्म है वह आपका सोनालिका और लोकवन। ठीक है, कौन कौन सा है? सोनालिका और लोकवन। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है गेहूं से रिलेटेड आपको कि गेहूं के जो है उत्परिवर्तित किस्म कौन सा है? गेहूं के उत्परिवर्तित किस्म जो है कौन कौन सा है? तो वह है आपका शरबती, सोनारा और पूसा लरमा। ठीक है, कौन कौन सा है? सरबती, सोनारा और पूसा लरमा। ये क्या है आपका? गेहूं के जो है परिवर्तित प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा जा सकता है नेक्स्ट प्रश्न आपका गेहूं से रिलेटेड कि यहाँ पे जब हम लोग जो है क्या करते हैं, उर्वरक का छिड़काव करते हैं, तो उर्वरक का छिड़काव जो है कौन से अनुपात में किया जाता है, कौन से रेशियो में किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो उर्वरक का जो छिड़काव है वह रहता है आपका एनपीके के रेशियो में। एनपीके के रेशियो में तो कितना होता है? एनपीके
NPK यह होगा आपका 120, 60 और 60। ठीक है, कितना होगा 120, 60 और 40, 120, 60 और 40 kg पर हेक्टेयर के रेशियो में जो है इसको क्या किया जाता है, इसका छिड़काव किया जाता है। किसको किसको? NPK। ठीक है, इसके बारे में पहले ही बताया था आपको कि NPK क्या क्या होता है। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटास। ठीक है, ये तीनों का जो है छिड़काव वहां पे किया जाता है इसी जो है आपके अनुपात में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो है जब इसकी हम लोग कटाई करते हैं, ठीक है, जब कटाई करते हैं तो फिर इसमें जो है नमी जो है कितना होना चाहिए, तो इसमें जो है नमी होना चाहिए लगभग जो है 25 से 30%। कितना होना चाहिए? 25 से 30%। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है गेहूं का जो है एक प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल। ठीक है, प्रथम मानव निर्मित धान्य किस्म जो है कौन सा है, तो यह है आपका ट्रिटिकल। ठीक है, कौन कौन सा है? ट्रिटिकल। मानव निर्मित धान्य किस्म कौन सा है? ट्रिटिकल, जो आपका किसका किसका संकर है? गेहूं और राई का। ठीक है, किसका किसका संकर है? गेहूं और राई का, जिसको हम लोग जो है DT46 के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? DT46 के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें अब हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो है जब हम लोग क्या करते हैं यार, जब हम लोग जो है गेहूं को भंडारण करते हैं, गेहूं की भंडारण करते हैं, तो गेहूं के भंडारण करते समय उसमें जो है नमी की मात्रा जो है वो कितनी होना चाहिए, तो वह जो है आपका 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गेहूं का जो उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है उसमें जो है भारत का जो योगदान है वह जो है क्या है? भारत का योगदान है वह जो है दूसरे नंबर पर है। भारत का योगदान जो है वह जो है दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले स्थान पर है चीन। सबसे ज्यादा गेहूं का जो उत्पादन है वो कहां पे होता है? चीन में होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ जो है भारत के राज्यों में जो है सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्यों में बोया जाता है, तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा बोया जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में है फिर यहाँ जो है आपका पंजाब में। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है यहाँ पे आपका गेहूं से रिलेटेड की गेहूं से संबंधित रोग। ठीक है, गेहूं से संबंधित रोग, तो गेहूं से संबंधित रोग में सबसे पहला आपका जो रोग होता है वह है आपका एंड्रेना ट्रिस्काई। ठीक है, गेहूं या फिर हम लोग जो है इसको क्या बोलते हैं यार, इसको जो है गेहूं का सेहू या गेगला रोग के नाम से भी जानते हैं। गेहूं का सेहू या गेगला रोग के नाम से भी जानते हैं, जो किसके वजह से होता है? जो कि सूत्रकृमि के वजह से होता है। ठीक है, सूत्रकृमि के वजह से होता है, और वह जो सूत्रकृमि है वह क्या है? एंड्रेना ट्रिटिकाई। ठीक है, कौन सा है? एंड्रेना ट्रिटिसाई। यह जो है क्या है आपका? यह जो है आपका सूत्रकृमि है। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट होगा गेहूं से संबंधित रोग वह कौन सा होगा? वह होता है रस्ट। ठीक है, कौन सा रस्ट होता है? कौन सा रोग होता है? रस्ट होता है, जिसको हम लोग जो है पित्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? पित्त के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो रोग होगा वो रोग होगा गेहूं से रिलेटेड, वह कौन सा होता है? आपका अनावृत कंड। ठीक है, कौन सा रोग होता है? अनावृत कंड। ठीक है, जो किसके वजह से होता है? कवक के वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा आपका वह होता है आपका हील बंट। ठीक है, कौन सा है? हील बंट। गेहूं से संबंधित नेक्स्ट रोग कौन सा होगा? हील बंट, जो कि किसके वजह से होता है? यह भी जो है आपका कवक के वजह से ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा? वह है आपका करनाल बंट। ठीक है, करनाल बंट, जो भी आपका किसके वजह से होता है? यह भी जो है आपका एक कवक के वजह से होता है, और कवक का नाम क्या है? कवक का नाम है आपका नियोसिका इंडिका। ठीक है, क्या है? नियोसिका इंडिका। इसी को जो है गेहूं के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? गेहूं के कैंसर के नाम से। किसको? नियोसिका इंडिका। ठीक है, और उससे संबंधित बीमारी कौन सा है? आपका करनाल बंट। ठीक है दोस्तों, अब गेहूं से संबंधित अब जो लास्ट रोग है वह है पीला विगलन रोग। ठीक है, कौन सा है? पीला विगलन रोग, जो किसके वजह से होता है? जो कि आपका जीवाणु के वजह से होता है, जीवाणु से संबंधित रोग है। कौन सा? पीला विगलन रोग। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों आई होप आज का हमारा जो वीडियो है वह जो है आप लोगों को पसंद आया होगा, और जब आप लोगों को पसंद आया है तो फिर आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।